शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात गोवर्धन पूजा की। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यूं तो गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरे देश में किया जाता है, लेकिन ब्रजमंडल में इसका उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। ब्रजमंडल में इस बार गोवर्धन पूजा बुधवार को होगी, लेकिन मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आज ही इसका आयोजन किया गया और इस मौके पर देश भर के श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और वहां का भक्तिमय माहौल देखकर भाव विभोर हो गए। कार्तिक मास सनातन धर्म में पर्व, त्योहार और उत्सव उमंग के साथ आध्यात्मिक उत्थान का महीना माना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सनातन के सबसे विराट पर्व दीपावली के अगले दिन यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। भगवान कृष्ण की जन्म और लीला भूमि ब्रज में गोवर्धन पूजा का महत्व दिवाली से थोड़ा भी कम नहीं होता। ब्रजमंडल के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन पूरी श्रद्धा, परंपरागत विधि विधान और पूरे उल्लास के साथ किया गया। द्वारकाधीश मंदिर में विशाल गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस पावन अवसर पर देश भर के श्रद्धालु यहां पहुंचे और यहां का धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण देखकर भाव विभोर हो गए। गोवर्धन पूजा का महत्व कुछ ऐसा है कि इस दिन श्रद्धालु छोटे बड़े का भेद भुलाकर पूरी तरह से कृष्णमय हो जाते हैं। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तुपे पान चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार, उधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। गोवर्धन पूजा के मौके पर मथुरा स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। फूल, चंदन, धूप, बत्ती की सुगंध और शंख, घंटा और भगवान कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर काल से ही चली आ रही है। दरअसल गोवर्धन पूजा वैभव और ऐश्वर्य के अहंकार पर परोपकार की भावना की जीत का त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनके पिता नंद बाबा गोवर्धन की पूजा से पहले इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान ने अपने पिताजी से पूछा कि बाबा हम किसकी पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने बताया कि बेटा जो इंद्र है वो हमें जल देता है, उसके बाद हमारी फसलें होती हैं, फसलों से हम अन्न बेचते हैं, अन्न बेचने के बाद हम सबका कारोबार चलता है, उससे हमारा खान पान चलता है, तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, हम भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। तो इसको जब नंद बाबा ने नहीं माना तो इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया और लगातार 7 दिन तक वर्षा हुई। तो वर्षा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाया, उसके नीचे सारे ब्रजवासी रहे। मान्यता है कि इंद्र के अहंकार का दमन करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। भगवान कृष्ण की ये बाल लीला देखकर 7वें दिन इंद्र को एहसास हो गया कि स्वर्गलोक का सारा वैभव बल भगवान की जनहितकारी भावना के आगे तिरोहित हो गया है और इस तरह उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर भगवान कृष्ण से माफी मांग ली। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के द्वारा
गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान का दमन किया गया, इसलिए पूरे ब्रजमंडल में घर घर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होता है। क्योंकि इतनी बालकाल अवस्था में जहां भगवान इंद्र ने पूरे प्रकोप के द्वारा इतनी बरसात ब्रज में की, उस बरसात से सभी ब्रजवासी परेशान हो गए और ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान ने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करिए, जिस पे इंद्र भगवान दुखी हुए और दुखी होने के बाद उन्होंने इसका प्रकोप किया। तो भगवान ने कन्नी उंगली पर, अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया और सुरक्षित करने के बाद इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये तो वास्तव में एक बालक नहीं, एक भगवान का रूप है, जिसने मेरे इतनी बरसात के बाद भी सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किया। तो उस दिन से निरंतर गोवर्धन पूजा होती है। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार के दिन गोवर्धन पूजा का विधिवत आयोजन सिर्फ मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में किया गया, जबकि ब्रज के बाकी हिस्सों में बुधवार को गोवर्धन उत्सव धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ब्रज मंडल में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के मान मर्दन से पहले ब्रज में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट मनाने की परंपरा है। इसके तहत देवताओं के राजा इंद्र को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन 56 भोग से प्रसन्न करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के बाद यही 56 भोग भगवान कृष्ण को अर्पित भी किए जाने लगे। 3 प्रकार के बड़े भोग हैं, कुनवाड़ा, 56 भोग और अन्नकूट। जो कुनवा के साथ बुढ़ापे में लाला होने पर नंद बाबा ने कुल देवता की पूजा करी, वो कुनवाड़ा है। और 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए, 8 प्रकार के भोग रोज लगाए, तो 8 गुणा 7 बराबर 56, वो 56 भोग हैं। और दिवाली के दूसरे दिन जो भोग लगता है इसे अन्नकूट कहते हैं। इसका पौराणिक शब्द है अन्नकूट। कूट माने बड़ी मात्रा में अन्न के बने हुए पकवानों का भोग लगाना, जिसमें दूध, खोआ, मेवा के बने हुए, तल करके बनाए गए, सेक करके बनाए हुए, बांध करके बनाए गए, इस तरह 64 प्रकार के पकवान, लगभग 400 प्रकार के पकवान ठाकुर जी को अन्नकूट में भोग लगाए जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में बेशक गोवर्धन पूजा मंगलवार को ही संपन्न हुई, लेकिन पूरे ब्रज मंडल में बुधवार को श्रद्धा और विश्वास से लबरेज ये परंपरागत त्योहार मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के लिए पूरे ब्रज मंडल में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। ब्रजवासी इस त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साहित हैं। गोवर्धन पूजा का आयोजन ब्रज मंडल के साथ ही पूरे देश में किया जाता है। उज्जैन के तिलकेश्वर गौशाला में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं पहुंचे और प्रदेशवासियों के साथ ही देशवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मोहन यादव ने गोवर्धन भगवान की विधिवत पूजा की और उनकी आरती की। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया है। और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए, ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजो तब अच्छा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी परंपरागत तरीके से गोवर्धन पूजा की। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अन्नकूट श्रृंगार कर भगवान कृष्ण की पूजा की और सूबे के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति, गौ सेवा और अन्न के प्रति सम्मान का पैगाम पूरी दुनिया को देती है। भोपाल से रविशपाल सिंह और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते अगली खबर छठ पूजा से जुड़ी हुई है। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लोक आस्था का ये महापर्व आज से 3 दिन बाद यानी कि 25 तारीख से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 28 अक्टूबर को उदय होते सूर्य को अर्घ देने के साथ होगा। वैसे तो ये पर्व देश ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी मनाया जाने लगा है, लेकिन जैसी रौनक बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नजर आती है वो अद्भुत है। और इस महापर्व को लेकर कैसी तैयारी है ये आपको दिखाते हैं। सिर्फ 3 दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा। पवित्र नदियों और सरोवरों का किनारा छठ व्रतियों से गुलजार हो उठेगा। बाजारों में भी छठ की छटा बिखरी होगी और हर तरफ छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय होगा। ये पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा अर्चना का अनोखा उत्सव है, जो प्रकृति और श्रद्धा का शानदार मेल है। इस साल इस महापर्व की शुरुआत पंचांग के अनुसार 25 अक्टूबर से होगी और ये त्योहार 28 अक्टूबर तक चलेगा। चार दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाए खाए से शुरू होगा, जो 25 अक्टूबर को है। दूसरे दिन 26 अक्टूबर को खरना होगा। फिर तीसरे दिन 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि छठ पूजा के आखिरी दिन 28 अक्टूबर को उदयागामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाएगा। दिल्ली का यमुना घाट, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग छठ का महापर्व मनाने के लिए आते हैं और अभी से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ITO यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है छठ को लेकर यहाँ पर चल रही है। बेहद ही कम समय बचा है, 1 हफ्ते से कम का समय है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घाट की तस्वीर अब आपको बदलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से घाट की जो दीवारें हैं उसको रंगा जा रहा है। वेदियां जो होती है, वेदियां जो है छठ मैया की पूजा के लिए करी लगाई जाती है, वो यहाँ पर बनना शुरू हो गई और करीब 100 से ज्यादा इसी तरीके की वेदी जो है वो यहाँ पर नजर आएगी, ताकि सभी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर पूजा कर सके। हर साल अलग ही तरीका, अलग ही रौनक जो है वो यहाँ नजर आती है और आप देख सकते हैं कि सफाई का जो काम है वो लगातार इसी तरीके से जारी है। उस तरफ आपको नजर आएगी कि किस तरीके से यमुना की जो सफाई के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी आपको देखेगी, जो लगातार वहाँ पर सफाई जिससे की जा रही है। सिविल डिफेंस के आपको लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। वैसे तो ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, मगर बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और दिल्ली में इसकी रौनक देखते ही बनती है। यही वजह है कि इन राज्यों में छठ पूजा से जुड़ी तैयारियां धीरे धीरे नजर आने भी लगी हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की हैं, जहां पर छठ पूजा के लिए यमुना और उसके किनारे पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, जिन्होंने तैयारियों पर अधिकारियों से बातचीत की। यमुना किनारे के घाटों में से एक कालिंदी कुंज घाट पर खुद जायजा लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं और यहां पर उन्होंने घाट का जायजा लिया है और छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया है। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फॉगिंग, जो केमिकल के तरीके से जो फॉग को हटाने का कार्य शुरू होता है वो इस बार भी शुरू कर दिया गया है। कई नाव एक साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं ये यमुना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा यमुना में पानी और साफ सुथरा बिल्कुल यमुना नजर आ रहा है और यहाँ पर भी इन्होंने घोषणा किया है कि भव्य और दिव्य छठ पूजा मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो बोट है, बोट के जरिए जो है छिड़काव है केमिकल का, वो यहाँ पर जो कर्मचारी है वो करते आपको नजर आ रहे हैं। साफ सुथरा पूरा घाट किया गया है। घाट की भी एक नज़र हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पूरा घाट आप देख सकते हैं। आपको हम पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा घाट है और घाट को काफी साफ सुथरा किया गया है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का झाग इस बार दिल्ली वासियों को झेलना नहीं पड़ेगा।
सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, देख रहे हैं आप। छठ पर्व से जुड़ी तैयारियों में रेलवे भी जोर शोर से लगा है। दरअसल छठ के मौके पर दूसरे प्रदेशों से यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाले लोगों की संख्या इन दिनों रेलवे स्टेशनों पर काफी ज्यादा है। चाहे सूरत हो या चंदौली, मुंबई हो या दिल्ली, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में इन यात्रियों की सुविधा के लिए न सिर्फ रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बल्कि रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर यात्रियों के ठहरने, टिकट और मेडिकल से जुड़े खास इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बार रेलवे अधिकारी जो है अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है छठ पूजा में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो अब रेलवे ने पूरी तरीके से कर ली है। सबसे ज्यादा जो यात्रियां होते हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाते हैं, अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं ताकि छठ का महापर्व जो है अपने परिवार के साथ जो है खुशीपूर्वक जो है वो मना सके। और इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जिस जगह पर मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये पहली बार है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए बनाया गया है। जितने भी यात्री जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो है जा रहे हैं, उनके लिए किसी तरीके की समस्या ना हो। पिछली बार हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन की 3800 सर्विसेज का संचालन किया था। इस बार 4800 सर्विसेज, 1000 ज़्यादा सर्विसेज अनाउंस की हैं। इसके अलावा जो हम ट्रेन ऑन डिमांड चलाएंगे वो अलग हैं। तो कुल मिलाकर जब फेस्टिव सीज़न ख़त्म होगा तो ऐसी आशा और विश्वास है कि 4800 से भी कहीं ज़्यादा हम ट्रेन चला चुके होंगे। ये 6000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ होल्डिंग एरिया है जो विशेष रूप से अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे 3 जोन्स हैं। पहला है प्री टिकटिंग जोन जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ विशेष सुविधाएं जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा सहायता केंद्र। यहाँ पे रेल सेवक हैं, तैनात हैं। जगह जगह QR कोड लगे हैं, QR स्कैनर्स, जिनके माध्यम से लोग ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ट्रेन इन्फॉर्मेशन है। देखिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए हैं हमने, जिनका लोग प्रयोग भी कर रहे हैं। वहीं रेल मंत्रालय की तरफ से भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में एक वॉर रूम तैयार किया गया है, जहां से भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर पल पल नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि त्योहार के मौके पर घर जा रहे यात्रियों को परेशानी झेलनी ना पड़े। दिल्ली से मनीषा लड्डा और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण की कर लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली और NCR की हवा प्रदूषित होने लगी है, मगर दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से लोग खुद का ख्याल रख सकते हैं, आइए जानते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू है। बावजूद इसके दिवाली के फौरन बाद दिल्ली NCR की हवा काफी प्रदूषित हो गई। नौबत ये है कि इस पोल्यूशन के कारण आज सुबह विजिबिलिटी बेहद खराब थी, जिसके चलते ना तो सूर्य की किरणें धरती पर सही से पहुंच पा रही थी और ना ही इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सुबह AQI 500 के पार दर्ज किया गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही इसमें थोड़ा सा सुधार भी देखने को मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक धुएं की परत आपको पूरे इलाके में नजर आएगी। ये पूरी तरीके से ओपन इलाका है, खुला इलाका है। यहाँ पर आपको धुएं की परत नजर आएगी और एक तरीके से हम कहें तो जो AQI है वो 400 के आसपास स्टैटिक बना हुआ है। ज़्यादातर जो इलाके हैं दिल्ली और NCR के, वहाँ पर AQI 350 450 के बीच में स्टैटिक बना हुआ। उसकी वजह यह है कि फिलहाल हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और AQI की स्थिति स्टैटिक बनी हुई है और यही परिस्थिति अभी कुछ समय तक रह सकती है और देर रात तक दिल्ली और NCR में जमकर आतिशबाजी हुई। उसका नतीजा ये रहा कि अगली सुबह ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ की हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली NCR के लोगों के लिए पोल्यूशन
कि ये समस्या कोई नई बात नहीं है। बीते कई वर्षों से सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने लगता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपना खुद से ख्याल रखें, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायु प्रदूषण से बचने के लिए घर के अंदर की हवा को साफ रखना जरूरी है। इसके लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें या घर के अंदर एलोवेरा, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे प्राकृतिक एयर प्यूरिफाइंग पौधे लगाने चाहिए। सही खान पान से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलती है। वायु प्रदूषण से होने वाली सांस की तकलीफ, गले में खराश और खांसी को दूर करने के लिए तुलसी अदरक का काढ़ा बेहद फायदेमंद है। वहीं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने में मदद करते हैं। इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधरने लगता है। इसके अलावा जब भी एयर क्वालिटी खराब हो तो बाहर जाते समय N95 मास्क जरूर पहनने चाहिए और सुबह शाम बाहर जाने से बचना चाहिए।